भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कई चरणों में हुआ। 1805 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संगठित राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। इसके बाद उग्र राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन, गांधी युग के असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जन आंदोलन बनाया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख साधन बनाया। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर। गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और सामान्य जनता को राष्ट्रीय संघर्ष से जोड़ा। गांधी के अनुसार अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। उनके नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया। प्रश्न। संविधान निर्मात्री सभा का गठन एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। संविधान निर्मात्री सभा का गठन एनांस ओवरसीज के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष तथा डॉ. B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान तैयार किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1920 को लागू किया गया। इसने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य की संवैधानिक आधारशिला दी। प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल आदर्शों को व्यक्त करती है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को समझने में मार्गदर्शन देती है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित एवं विस्तृत संविधान, संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह संविधान कठोर और लचीले दोनों तत्वों का मिश्रण है। संविधान भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विधि के शासन को सुनिश्चित करने का आधार प्रदान करता है। प्रश्न। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रमुख हैं। ये नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करते हैं और राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डॉ. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र माना। प्रश्न। मौलिक कर्तव्यों का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के उन संवैधानिक दायित्वों को व्यक्त करते हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्र, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इन्हें 46वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। संविधान नागरिकों से राष्ट्र की एकता, पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा करता है। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन लोकतंत्र को मजबूत करता है। प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। उत्तर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 1 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनमें समान कार्य के लिए समान वेतन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम पंचायतों और सामाजिक न्याय जैसे उद्देश्यों पर बल दिया गया है। ये न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी शासन एवं नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। प्रश्न। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर।
भारतीय संविधान में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 68 में मुख्य संशोधन प्रक्रिया दी गई है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है। यह व्यवस्था संविधान को न तो पूरी तरह कठोर और न ही पूरी तरह लचीला बनाती है। मूल संरचना सिद्धांत संविधान संशोधन की शक्ति पर महत्वपूर्ण संवैधानिक सीमा है। भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। 40वां संशोधन 76 अत्यंत व्यापक संशोधनों के लिए प्रसिद्ध है। 44वें संशोधन 378 ने आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 70वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार दिया। 33वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 20वें संशोधन द्वारा जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। संशोधनों का उद्देश्य बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान को अनुकूल बनाना है। अनुच्छेद 370 से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था एवं 2019 के परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक व्यवस्था प्राप्त थी। 22 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संवैधानिक आदेशों के माध्यम से इस विशेष व्यवस्था को प्रभावहीन किया तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2009 के तहत राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए। ये भारतीय संघीय एवं संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन और मजबूत केंद्र का संतुलित स्वरूप अपनाया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनीय संसद जैसी विशेषताएं हैं। साथ ही आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति और कुछ परिस्थितियों में केंद्र की व्यापक शक्तियां भारतीय संघवाद को मजबूत केंद्रीय स्वरूप प्रदान करती हैं। इसलिए भारत को प्रायः अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध के प्रमुख आयामों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, केंद्र राज्य संबंध मुख्यतः विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में विभाजित हैं। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया है। केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता एवं दिशा निर्देश प्रदान करता है, जबकि राज्य अपने संवैधानिक क्षेत्र में प्रशासन चलाते हैं। सहयोग और समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद तथा जीएसटी परिषद जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद पर विशेष बल दिया जाता है। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? उत्तर, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यता राज्यों और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय मत प्रणाली था गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये व्यवस्था संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन को दर्शाती है। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। उन्हें कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। संसद के सत्र बुलाना, विधेयकों पर स्वीकृति देना तथा कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्य हैं। सामान्यतः इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। प्रश्न, भारत में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान में 3 प्रमुख प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद, आपातकाल की स्थिति में केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं और संघीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। 40वें संविधान संशोधन ने आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े। प्रश्न,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर वे निर्धारित अवधि तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों का निर्माण, प्रशासन का संचालन तथा संसद में सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने का प्रमुख माध्यम है। प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता और सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं। वे मंत्रियों के चयन, विभागों के वितरण, मंत्रिपरिषद के समन्वय तथा राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण सलाह देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री सरकार और संसद के बीच प्रमुख राजनीतिक कड़ी होते हैं। प्रश्न, भारतीय संसद की संरचना एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। संसद के प्रमुख कार्य कानून निर्माण, बजट एवं वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, जनप्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है। संसदीय शासन में संसद सरकार को उत्तरदायी बनाने और लोकतांत्रिक जनमत को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण मंच है। लोकसभा की संरचना, शक्तियां एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोकसभा संसद का निचला एवं लोकप्रिय सदन है, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लोकसभा की प्रमुख शक्तियों में कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण, बजट पारित करना तथा मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना शामिल है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है। संसदीय लोकतंत्र में यह जनता की राजनीतिक इच्छा का प्रमुख प्रतिनिधि सदन। प्रश्न, राज्यसभा की संरचना, शक्तियां एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा कानून निर्माण, संविधान संशोधन तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुच्छेद 209 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह संघीय भावना की प्रतिनिधि संस्था है। प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं और सामान्य विधायी कार्यों में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। धन विधेयक में लोकसभा की प्रधानता है, जबकि राज्यसभा को संघीय हितों की रक्षा में विशेष महत्व प्राप्त है। दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। इस प्रकार दोनों सदन मिलकर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं संरचना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हुई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न,
सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार बताइए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय को मूल, अपीलीय, परामर्शदात्री तथा रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवादों की सुनवाई मूल क्षेत्राधिकार में करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद डी के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। ये संविधान की अंतिम व्याख्या करता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकता है। प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या आशय है? उत्तर, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। ये संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। केशवानंद भारती वाद में मूल संरचना सिद्धांत ने इस क्षेत्र को विशेष महत्व दिया। प्रश्न, जनहित याचिका पीआईएल का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनहित याचिका ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दे को न्यायालय के समक्ष उठा सकती है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करना है। इससे न्यायपालिका की सामाजिक भूमिका बड़ी है। पर्यावरण संरक्षण, बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकार जैसे विषयों में जनहित याचिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति एवं स्थिति स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यद्यपि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक शासन की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु संविधान द्वारा कुछ परिस्थितियों में उसे विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। प्रश्न, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय एवं न्यायिक प्रकृति की शक्तियां प्राप्त हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह विधानमंडल का सत्र बुला और स्थगित कर सकता है तथा विधेयकों पर स्वीकृति दे सकता है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके प्रमुख कार्य राज्य की नीतियों का निर्माण, प्रशासन का संचालन, विधायी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना तथा राज्यपाल को आवश्यक सलाह देना है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वह मंत्रियों के चयन एवं विभागों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संवैधानिक कड़ी है और राज्य की नीतियों एवं प्रशासन के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। प्रश्न, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्य के प्रशासन तथा विधायी कार्यों से संबंधित जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। दोनों के बीच सहयोग संवैधानिक शासन के लिए आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न, राज्य विधानमंडल की संरचना एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है।
उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। विधानमंडल के प्रमुख कार्य कानून निर्माण, बजट पारित करना, करों की स्वीकृति तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। विधानसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधान परिषद पुनर्विचार एवं विशेषज्ञता का अतिरिक्त मंच प्रदान करती है। प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की भूमिका होती है, लेकिन धन विधेयक में विधानसभा को स्पष्ट प्रधानता प्राप्त है। विधान परिषद स्थायी सदन है और विधेयकों पर पुनर्विचार का अवसर देती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार विधानसभा लोकप्रिय प्रतिनिधित्व तथा विधान परिषद पुनरीक्षण की भूमिका निभाती है। प्रश्न: उच्च न्यायालय की स्थापना एवं क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और इसकी लखनऊ में खंडपीठ है। उच्च न्यायालय को मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 2(6) के अंतर्गत यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। प्रश्न: जिलाधिकारी के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां बताइए। उत्तर: जिलाधिकारी जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसके प्रमुख कार्यों में राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था में समन्वय, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन और निर्वाचन संबंधी कार्य शामिल हैं। वह जिला प्रशासन की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। जिलाधिकारी का पद राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। बदलते प्रशासनिक स्वरूप में उसकी भूमिका विकास एवं सुशासन तक विस्तृत हो गई है। प्रश्न: लोक अदालत का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निपटान की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विवादों का सुलह एवं समझौते के आधार पर शीघ्र और कम खर्च में समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों को सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में समझौते से हुआ निर्णय सामान्यतः अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। ये न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने तथा न्याय तक पहुंच बढ़ाने में सहायक है। प्रश्न: सिटी वे संविधान संशोधन का स्थानीय स्वशासन में महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संविधान संशोधन अधिनियम 92 ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में भाग आइक्स जोड़ा गया तथा ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ग्राम सभा को आधार बनाया गया और नियमित चुनाव, आरक्षण तथा राज्य निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्थाएं की गईं। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना था। प्रश्न: 43वें संविधान संशोधन का स्थानीय स्वशासन में महत्व बताइए। उत्तर: 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। संविधान में भाग आइक्स ए जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम जैसी संस्थाओं की व्यवस्था की गई। नियमित चुनाव, आरक्षण तथा राज्य निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्थाओं से शहरी लोकतंत्र को मजबूत किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी, विकेंद्रीकरण, शहरी नियोजन और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: स्थानीय शासन में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन प्रमुख रूप से सरकारी व्यवस्था के माध्यम से होता है, जबकि स्थानीय स्वशासन में स्थानीय जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय मामलों का संचालन करती है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी पर आधारित है। पंचायती राज तथा नगर निकाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 73वें और 76वें संविधान संशोधनों ने भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया। जिला न्यायालय का गठन एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जिला न्यायालय जिले का प्रमुख अधीनस्थ न्यायालय है। इसके प्रमुख के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्य करता है। जिला न्यायालय दीवानी मामलों तथा सत्र न्यायालय के रूप में गंभीर,
आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की निगरानी भी करता है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली न्यायिक संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण न्यायिक कड़ी का कार्य करता है। प्रश्न: भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोगों से क्या आशय है? उत्तर: सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग ऐसी संवैधानिक या अवैधानिक संस्थाएं हैं जो शासन के विशेष कार्यों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करती हैं। निर्वाचन आयोग चुनावों का संचालन, वित्त आयोग वित्तीय वितरण तथा संघ लोक सेवा आयोग लोक सेवाओं में भर्ती से संबंधित कार्य करता है। ऐसी संस्थाएं प्रशासन में निष्पक्षता, विशेषजीता, जवाबदेही और संवैधानिक नियंत्रण को मजबूत करती हैं। प्रश्न: योजना आयोग की भूमिका एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: योजना आयोग की स्थापना 1953 में भारत के आर्थिक विकास के लिए नियोजन संस्था के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का आकलन और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करना था। आर्थिक नीति में परिवर्तन के बाद 2019 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार भारतीय विकास प्रशासन में योजना आयोग का ऐतिहासिक योगदान महत्वपूर्ण रहा। प्रश्न: नीति आयोग का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। उत्तर: नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2005 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी के साथ सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है। यह दीर्घकालीन नीतियों, विकास रणनीतियों और नवाचार से संबंधित सुझाव देता है। नीति आयोग पारंपरिक केंद्रीकृत योजना संस्था के बजाय नीति निर्माण एवं विचार विमर्श के मंच के रूप में कार्य करता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में प्रश्न: निर्वाचन आयोग का गठन एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। मतदाता सूची, चुनाव कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करके निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व और राजनीतिक समानता की रक्षा करता है। प्रश्न: भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का महत्व बताइए। उत्तर: स्वतंत्र निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आयोग की संवैधानिक स्थिति उसे चुनावी प्रक्रिया के संचालन में स्वतंत्र भूमिका प्रदान करती है। निष्पक्ष निर्वाचन से मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव होता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न: वित्त आयोग का गठन एवं प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर: वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसका इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय वितरण, वित्तीय संसाधनों के बांटवारे के संबंध में सिफारिश करना है। यह राज्यों को संबंधित सिद्धांतों तथा स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने के उपायों पर भी सुझाव देता है। प्रश्न: संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य संघ की विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना तथा नियुक्तियों से संबंधित परामर्श देना है। यह पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों में भी सरकार को परामर्श देता है। यूपीएससी की स्वतंत्रता का उद्देश्य लोक सेवाओं में योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रश्न: अंतर्राज्यीय परिषद का गठन एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श, नीतिगत समन्वय और विवादों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। सहकारी संघवाद को मजबूत करने तथा केंद्र राज्य संबंधों में संवाद बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न: लोकपाल एवं लोकायुक्त का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2030 का उद्देश्य उच्च स्तर के सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना है। केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। ये संस्थाएं प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायक हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी संस्थागत नियंत्रण स्थापित करना है। प्रश्न, भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार बताइए। उत्तर, भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधारों में राष्ट्रीय हित, विश्व शांति, पंचशील, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व, उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद का विरोध, गुटनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल रहे हैं। भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को भी महत्व देता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा, तकनीक और वैश्विक सहयोग से संबंधित हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति संचालित करता है। प्रश्न, पंचशील के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इन सिद्धांतों का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच संघर्ष कम करना और सहयोग बढ़ाना है। भारत ने इन्हें अपनी विदेश नीति के महत्वपूर्ण आधारों में स्थान दिया। प्रश्न, भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का मूल आधार है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक विकास, ऊर्जा एवं संसाधन सुरक्षा तथा नागरिकों के हितों की रक्षा शामिल होती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सहयोग को महत्व देते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का प्रयास करता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्षेत्रीय संगठन से क्या आशय है? भारत के लिए इनका महत्व बताइए। उत्तर, क्षेत्रीय संगठन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देश सामूहिक हितों और सहयोग के लिए भाग लेते हैं। इनके माध्यम से व्यापार, सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के लिए सार्क, आसियान और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंच पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य बताइए। उत्तर, सार्स की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई। इसके प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग, सामूहिक आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। भारत सार्स का महत्वपूर्ण सदस्य है। हालांकि राजनीतिक मतभेदों और आपसी तनावों के कारण संगठन की प्रभावशीलता प्रभावित हुई है, फिर भी क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसका महत्व बना हुआ है। आसियान का भारत की विदेश नीति में महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है। आसियान के साथ भारत आर्थिक, सामरिक, समुद्री सुरक्षा, संपर्क एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इनिनियस 45 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से हुई। इसके प्रमुख उद्देश्यों में युद्धों की रोकथाम, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा तथा आर्थिक सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके प्रमुख अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय शामिल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का समर्थक रहा है। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना एवं कार्य स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख संस्था है। इसमें पेनेन सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद संघर्षों की रोकथाम, शांति स्थापना, प्रतिबंध लगाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। प्रश्न, मानवाधिकारों का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सुरक्षा जैसे अधिकार प्रमुख हैं। 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण आधारशिला रखी। लोकतांत्रिक शासन में मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति पर नैतिक एवं संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान उन देशों का मंच था जो किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ सैन्य रूप से स्थायी रूप से जुड़ना नहीं चाहते थे। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, उपनिवेशवाद का विरोध, स्वतंत्र विदेश नीति और विश्व शांति को बढ़ावा देना था। भारत ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख संस्थापक नेताओं में शामिल थे। आज भी रणनीतिक स्वायत्तता की दृष्टि से नैम का ऐतिहासिक महत्व है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां गठित की थीं। इनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इन समितियों ने संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, प्रांतीय शासन और संविधान के प्रारूप से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनके सामूहिक कार्य से भारतीय संविधान का निर्माण संभव हुआ। प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य किसी धर्म को अपना राजधर्म नहीं मानता। 25वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सामाजिक विविधता और समान नागरिकता पर आधारित है। संविधान में स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के परस्पर पूरक मूल्यों हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचार एवं जीवन संबंधी निर्णय लेने का अवसर देती है, जबकि समानता सभी व्यक्तियों को समान कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति प्रदान करती है। अत्यधिक असमानता वास्तविक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। इसलिए भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता तथा समानता दोनों को संरक्षण दिया है। लोकतंत्र में दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। प्रश्न, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। प्रारंभ में दोनों के बीच संभावित संघर्ष पर न्यायालय में बहस हुई, लेकिन आधुनिक संवैधानिक दृष्टिकोण में इन्हें परस्पर पूरक माना जाता है। दोनों का अंतिम उद्देश्य संविधान के लोकतांत्रिक का सामाजिक एवं न्यायपूर्ण आदर्शों को साकार करना है। प्रश्न, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है? उत्तर, मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1933 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया। न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, गणराज्यगी, न्यायिक पुनरावलोकन और संघवाद जैसे मूल तत्वों की रक्षा में इसे महत्वपूर्ण माना है। भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य अपने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहयोग और समन्वय से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास के कार्य करते हैं। जीएसटी परिषद, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाएं सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास जैसे विषयों में केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। इससे संघीय व्यवस्था में विश्वास और समन्वय मजबूत होता है। प्रश्न, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों और प्रशासन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध संसदीय शासन की संवैधानिक संरचना को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रश्न, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सरकार के निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। यह सिद्धांत संसदीय शासन में कार्यपालिका की लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। फाइनाइट प्रश्न, संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? उत्तर, संसद विभिन्न संसदीय साधनों के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है। इनमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, बजट पर नियंत्रण तथा संसदीय समितियां प्रमुख हैं। लोकसभा में बहुमत खोने पर मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ सकता है। इस प्रकार संसदीय नियंत्रण का उद्देश्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित करना है। प्रश्न, संसद की वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संसद को सरकार की आय और व्यय पर संवैधानिक नियंत्रण प्राप्त है। वार्षिक बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और सरकारी व्यय के लिए संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को वित्तीय मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार संसद सार्वजनिक धन के उपयोग पर नियंत्रण रखकर सरकार को वित्तीय रूप से उत्तरदायी बनाती है। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चताएं वन संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करता है। यह संविधान की व्याख्या करता है और असंवैधानिक कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों को निरस्त कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन के सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल भावना नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। प्रश्न, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि उच्च न्यायालय राज्य या राज्यों के न्यायिक क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या और व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। दोनों न्यायालय न्यायिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आधार हैं। 153 प्रश्न, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन संविधान कुछ परिस्थितियों में उसे विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जैसे किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना तथा संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। इन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक मर्यादा और निष्पक्षता के साथ किया जाना अपेक्षित। प्रश्न, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद में क्या भूमिका निभाता है? उत्तर, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का नेता और राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वह मंत्रियों के चयन, विभागों के वितरण और मंत्रिपरिषद के कार्यों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है और राज्य की नीतियों का नेतृत्व करता है। राज्य प्रशासन की राजनीतिक दिशा निर्धारित करने में मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्रीय होती है। प्रश्न, राज्य विधान परिषद की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन है। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में पुनर्विचार, विशेषता और निरंतरता प्रदान करना है। ये विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करके आवश्यक सुझाव दे सकती है। हालांकि वित्तीय मामलों में विधानसभा की प्रधानता रहती है। विधान परिषद के समर्थकों के अनुसार ये जल्दबाजी में कानून निर्माण को रोकने और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। प्रश्न, स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा का महत्व बताइए। उत्तर, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है। इसमें ग्राम क्षेत्र के मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा स्थानीय विकास योजनाओं, पंचायत के कार्यों और सार्वजनिक संसाधनों से संबंधित मामलों पर चर्चा एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे ग्रामीण नागरिकों को सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार ग्राम सभा जनभागीदारी, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को मजबूत करती है। प्रश्न, वित्त आयोग और योजना आयोग नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित सिफारिश करना है। इसके विपरीत योजना आयोग एक कार्यपालिका द्वारा स्थापित संस्था था जिसे 2000 में समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का प्रमुख कार्य नीति निर्माण, विकास रणनीति और केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसलिए वित्त आयोग का मुख्य क्षेत्र वित्तीय संघवाद, जबकि नीति आयोग का क्षेत्र व्यापक नीति सहयोग है। प्रश्न, लोकपाल एवं लोकायुक्त भ्रष्टाचार नियंत्रण में किस प्रकार सहायक हैं? उत्तर, लोकपाल और लोकायुक्त सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान करते हैं। लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। इनके माध्यम से उच्च सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की व्यवस्था होती है। ये संस्थाएं प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बढ़ाने में सहायक है तथा भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था को मजबूत करती हैं। प्रश्न, भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है? उत्तर, भारत संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षीय सहयोग और विश्व शांति का महत्वपूर्ण मंच मानता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान दिया है और उपनिवेशवाद, नस्लवाद तथा निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। वैश्विक शांति, मानवाधिकार, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न, मानवाधिकार और भारतीय संविधान में क्या संबंध है? उत्तर, भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। अनुच्छेद 41 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा न्यायालयों ने इसकी व्याख्या को व्यापक बनाया है। इस प्रकार भारतीय संविधान मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सामान्यतः 3 चरणों में देखा जाता है। उदारवादी चरण, 1905, उग्रवादी चरण, और गांधीवादी चरण, उदारवादियों ने संवैधानिक सुधारों की मांग की। उग्रवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार पर बल दिया। गांधी युग में असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संघर्ष व्यापक जन आंदोलन बना। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। प्रश्न, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महात्मा गांधी ने आईआईजी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ भारतीयों का सहयोग समाप्त करके औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध
अहिंसक संघर्ष करना था। सरकारी उपाधियों, विद्यालयों, संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय संघर्ष को व्यापक जनाधार दिया। चौरी चौरा की घटना 1920 के बाद गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताइए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका तत्काल प्रमुख प्रतीक दांडी मार्च और नमक कानून का विरोध था। आंदोलन का उद्देश्य अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना था। इसमें महिलाओं, किसानों और सामान्य जनता की व्यापक भागीदारी हुई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनमत को मजबूत किया और स्वतंत्रता संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद प्रारंभ हुआ। गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति था। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन व्यापक जनविद्रोह में बदल गया। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन था और स्वतंत्रता की मांग निर्णायक हो चुकी थी। संपर्क प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रमुख श्रेणियां बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। वर्तमान में प्रमुख अधिकार हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 48, स्वतंत्रता का अधिकार 1913, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति को संवैधानिक सीमाओं में रखते हैं। प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 1 में हैं। इन्हें सामान्यतः 3 वर्गों में समझा जाता है। समाजवादी तत्व जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय, गांधीवादी तत्व जैसे ग्राम पंचायतों एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा तथा उदार बौद्धिक तत्व जैसे समान नागरिक संहिता और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत को लोक कल्याणकारी एवं सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य बनाना है। प्रश्न, 50वें संविधान संशोधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के सबसे व्यापक संशोधनों में से एक था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए तथा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों को भी अधिक महत्व देने का प्रयास किया गया। इसे कई बार लघु संविधान कहा जाता है। बाद में 47वें संशोधन सहित अन्य संशोधनों द्वारा इसके कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। प्रश्न, 6वें संविधान संशोधन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आपातकाल के अनुभव के बाद नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया तथा कुछ अधिकारों की सुरक्षा मजबूत की। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 63A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। इस संशोधन ने आपातकालीन शक्तियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किए। प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। संघ सूची पर संसद, राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल तथा समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में टकराव होने पर सामान्यतः केंद्रीय कानून को प्रधानता मिलती है। यह व्यवस्था भारतीय संघवाद में शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का आधार है। प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उद्देश्य दोनों स्तरों की सरकारों के बीच राजस्व एवं संसाधनों का उचित वितरण करना है। संविधान में कराधान एवं राजस्व वितरण की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा अनुदानों के संबंध में सिफारिश करता है। जीएसटी व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ाया है।
वित्तीय संघवाद संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध बताइए। उत्तर, केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध संविधान में निर्धारित हैं। राज्य अपने क्षेत्र में प्रशासन चलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय महत्व के कुछ मामलों में केंद्र को दिशा निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय का महत्वपूर्ण माध्यम है। अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाएं भी सहयोग पर आती हैं। प्रभावी प्रशासन के लिए संवैधानिक अधिकारों के साथ सहकारी संघवाद आवश्यक है। प्रश्न, संसद की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संसद संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर भी संसद को कानून बनाने की शक्ति है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों के पुनर्गठन संबंधी कानून भी बना सकती है। इस प्रकार संसद की विधायी शक्तियां भारतीय संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय एकरूपता व शासन का महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रश्न, संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसदीय शासन में संसद कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करती है। प्रश्नकाल, चर्चा, संसदीय समितियां, बजट पर नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और विभिन्न प्रस्ताव इसके प्रमुख साधन हैं। लोकसभा में बहुमत खोने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका की गतिविधियों पर लोकतांत्रिक निगरानी रखती है तथा सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। प्रश्न, राज्य विधानमंडल की प्रमुख शक्तियां बताइए। उत्तर, राज्य विधानमंडल की प्रमुख शक्तियों में विधायी, वित्तीय, निर्वाचन एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां शामिल हैं। वह राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। राज्य का बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होता है और सरकारी व्यय के लिए स्वीकृति आवश्यक होती है। विधानसभा प्रश्नों, चर्चाओं और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाती है। प्रश्न, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और राज्य में संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा विधेयकों पर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। कुछ परिस्थितियों में उसे विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त है। राज्यपाल की भूमिका विशेष रूप से त्रिशंकु विधानसभा और संवैधानिक संकट की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा विभागों का वितरण भी मुख्यमंत्री की राजनीतिककारी भूमिका से जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक दिशा निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका। प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय क्षेत्र के लोग अपने स्थानीय मामलों का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करें। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय इसके प्रमुख रूप हैं। इसका आधार विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी और स्थानीय उत्तरदायित्व है। 73वें और 76वें संविधान संशोधनों ने ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार देकर भारत में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन-कौन से हैं? उत्तर, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आवश्यकताएं, ऐतिहासिक अनुभव, राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य क्षमता, नेतृत्व और वैश्विक परिस्थितियां। भारत की विशाल भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध विदेश नीति को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित को विशेष महत्व देता है। प्रश्न, भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखे।
इसका अर्थ किसी एक शक्ति गुट पर पूर्ण निर्भरता नहीं है। भारत विभिन्न देशों के साथ अपने हितों के अनुसंबंध विकसित करता है। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से गुट निरपेक्षता की भावना से जुड़ा रहा है और वर्तमान समय में भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महारक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा व्यापक विचार विमर्श का मंच है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। सचिवालय प्रशासनिक कार्य करता है। ये अंग मिलकर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों को अपनाया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, आर्थिक सुधार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विस्तार की मांग की। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर राष्ट्रीय चेतना विकसित की। उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राजनीतिक आधार और संगठनात्मक मंच तैयार किया। प्रश्न, उग्र राष्ट्रवादियों के प्रमुख विचार एवं योगदान बताइए। उत्तर, उग्र राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की अपेक्षा अधिक सक्रिय और संघर्षपूर्ण नीति अपनाई। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल इसके प्रमुख नेता थे। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और जन आंदोलन पर बल दिया। तिलक का प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उग्र राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक जनोन्मुख बनाया तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को तीव्र किया। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के सत्याग्रह का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष की पद्धति के रूप में विकसित किया। इसका उद्देश्य अन्याय का विरोध करते हुए विरोधी को हिंसा से नहीं बल्कि नैतिक शक्ति और जनसहयोग से परिवर्तन के लिए प्रेरित करना था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद से प्रारंभ होकर सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख साधन बना। इससे स्वतंत्रता संघर्ष में किसानों, महिलाओं और सामान्य जनता की व्यापक भागीदारी हुई। प्रश्न, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का महत्व बताइए। उत्तर, संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए संघ शक्ति समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन तथा संघ की संरचना से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया। इसके सुझावों ने भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान दिया। इससे भारत की एकता एवं प्रशासनिक स्थिरता को आधार मिला। प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख आदर्शों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और दर्शन को व्यक्त करती है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हुए नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में सामाजिक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विशेष महत्व था। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को समझने में मार्गदर्शक है। प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इन्हें 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने जैसे कर्तव्य शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। कुछ प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, जबकि अधिकांश महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत आवश्यक है। संघीय प्रकृति के कुछ प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत के साथ
कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। इससे संविधान में लचीलापन और स्थायित्व दोनों बने रहते हैं। प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय संसद तथा शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषताएं हैं। दूसरी ओर मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान इसे विशिष्ट बनाते हैं। इसलिए भारतीय व्यवस्था को प्रायः संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक झुकाव वाली व्यवस्था कहा जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता में संतुलन स्थापित करना है। प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता। उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संघ और राज्यों दोनों के प्रतिनिधित्व को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल करना है। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रावधान देता है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 30, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 3 आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल। इनका उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक शासन की रक्षा करना है। आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग पर संसदीय एवं संवैधानिक नियंत्रण आवश्यक है ताकि इनका दुरुपयोग न हो। प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर वह निर्धारित अवधि का राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इस प्रकार उसका पद संघीय शासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका रखता है। प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है तथा मंत्रियों के चयन, विभागों के वितरण और सरकार की नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवैधानिक कड़ी है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, दोनों सदन सामान्य विधायी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन धन विधेयक और मंत्रिपरिषद की राजनीतिक उत्तरदायित्व के मामलों में लोकसभा की प्रधानता है। राज्यसभा को राज्यों के प्रतिनिधि सदन के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है। राज्यसभा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस प्रकार दोनों सदनों की शक्तियां परस्पर पूरक हैं। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 3(2) के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रमुख रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 3(d) को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। रिट क्षेत्राधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायपालिका द्वारा संविधान और कानूनों की व्याख्या करते हुए नागरिक अधिकारों एवं जनहित की सक्रिय रक्षा से है। जनहित याचिकाओं के विकास ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायिक सक्रियता ने पर्यावरण, मानवाधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में नागरिक हितों की रक्षा की है। हालांकि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
प्रश्न। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है तथा लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। यह राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। इसे दीवानी और आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 2(6) के अंतर्गत ये मौलिक अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी जारी कर सकता है। यह राज्य में न्यायिक स्वतंत्रता का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न। पंचायती राज में आरक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। 17वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों तथा अध्यक्ष पदों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। इससे ग्रामीण शासन में वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। स्थानीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का विस्तार सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न। निर्वाचन आयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संवैधानिक संस्था है। चुनाव प्रक्रिया का संचालन, मतदाता सूची और चुनावी नियमों की निगरानी जैसे कार्य इसके अधीन आते हैं। निष्पक्ष चुनाव से जनता को अपनी राजनीतिक पसंद व्यक्त करने का अवसर मिलता है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव होता है। इसलिए निर्वाचन आयोग जनसत्ता और लोकतांत्रिक वैधता की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के क्षेत्र में योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संस्थागत व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मानवाधिकारों के वैश्विक विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। इसके बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संस्थाओं के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। इससे मानव गरिमा और समानता के वैश्विक सिद्धांतों को मजबूती मिली। प्रश्न। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना बदल गई। फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कई उद्देश्य प्रासंगिक हैं। रणनीतिक स्वायत्तता, विकासशील देशों के हित, उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद का विरोध, विश्व शांति और वैश्विक आर्थिक न्याय आज भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारत के लिए ये मंच विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करने का माध्यम रहा है। वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में इसकी भावना नए रूप में प्रासंगिक बनी हुई है।